नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्ज़ाम टैलेंट प्लस में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे मानव रक्त के बारे में। चाहे आप किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं, चाहे वह केंद्र सरकार की परीक्षाएं हो चाहे राज्य सरकार की, सभी प्रकार की परीक्षाओं में इस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं। तो आप इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िए। इसके बाद हम अगली वीडियो में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं रक्त क्या है। रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड है, अर्थात नेचुरल कोलाइड। अब यहाँ देखिए कोलाइड शब्द आया है, तो कोलाइड वह तरल होता है जिसे पूर्णतः नहीं छाना जा सकता, जिसे 100% नहीं छान सकते। जैसे कि रक्त भले ही तरल है, लेकिन रक्त में कण की मात्रा पाई जाती है, जिससे हम रक्त को पूरी तरह से नहीं छान सकते। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, अर्थात कनेक्टिंग टिश्यू है, जो कि हमारे शरीर के सभी अंगों को एक दूसरे के संपर्क में रखता है। आगे हम रक्त के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां देख लेते हैं। जैसे कि रक्त का पीएच मान होता है 7.4। रक्त की प्रकृति होती है हल्का क्षारीय। आगे हम देखते हैं पुरुषों तथा महिलाओं में रक्त की कितनी मात्राएं होती है। तो पुरुषों में इसकी मात्रा होती है 5.5 लीटर, जबकि महिलाओं में केवल 5 लीटर ही होती है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में आधा लीटर रक्त कम पाया जाता है। इसका कारण यह है कि महिलाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है। हीमोग्लोबिन से ही हमारा रक्त बनता है, इसी कारण महिलाओं के शरीर में आधा लीटर रक्त कम पाया जाता है। आगे देखते हैं रक्त के निर्माण के बारे में। इसमें हम वयस्क तथा भ्रूण इन दोनों में रक्त का निर्माण कहाँ होता है, इस बात पर चर्चा करते हैं। तो वयस्क व्यक्ति में रक्त का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, अर्थात बोन मैरो में, जबकि भ्रूणों में अस्थि का निर्माण नहीं हुआ रहता, इसीलिए भ्रूणों के यकृत में रक्त का निर्माण होता है। आगे हम देखते हैं रक्त के संग्रहण के बारे में। तो रक्त का संग्रहण होता है प्लीहा अर्थात तिल्ली में। चाहे रक्त जीवित हो या मृत, दोनों ही प्रकार के रक्त का संग्रहण होता है प्लीहा में। जीवित रक्त का संग्रहण होने के कारण प्लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है, तथा मृत रक्त का संग्रहण करने के कारण इसे रक्त का कब्रगाह भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में। तो कोलेस्ट्रॉल वसा का तरल रूप होता है, जो कि हमारे शरीर में अत्यधिक मात्रा हो जाने पर शरीर के लिए हानिकारक होती है। तो कोलेस्ट्रॉल की कितनी मात्रा होनी चाहिए? तो कोलेस्ट्रॉल की 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। ठीक, आगे देखते हैं रक्त के कार्य। तो रक्त का कार्य होता है तापमान का नियंत्रण करना। हमारे शरीर में रक्त दबाव के साथ दौड़ता है, जिससे हमारे शरीर के टेम्परेचर को वह नियंत्रित करता है। पोषक पदार्थों का परिसंचरण करता है। शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन की मात्रा का परिवहन करता है। उत्सर्जी पदार्थों जैसे कि यूरिया हो गया, चाहे अमोनिया हो गया, इस प्रकार के उत्सर्जी पदार्थों का भी यह हमारे शरीर में परिवहन करता है। चलिए आगे समझते हैं रक्त के भाग के बारे में। तो रक्त को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है प्लाज्मा भाग, दूसरा है रक्त कोशिका, या इसे कार्पल्स कहा जाता है, या फिर इन रक्त कोशिका भाग को रुधिराणु भी कहा जाता है। तो प्लाज्मा भाग होता है हमारे रक्त में 60%, जबकि रक्त कोशिका जो है हमारे रक्त में 40% हिस्सा रक्त कोशिका का होता है। प्लाज्मा वाले भाग में 90% पानी होता है, जबकि 10% अन्य पदार्थ होते हैं। इन्हीं 10% अन्य पदार्थों में आता है फाइब्रिनोजिन प्रोटीन तथा प्रोथ्राम्बिन। फाइब्रिनोजिन प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। फाइब्रिनोजिन प्रोटीन हमारे रक्त में उपस्थित रहता है। यदि हम रक्त से फाइब्रिनोजिन प्रोटीन को निकाल दें, तो जो रक्त बचता है उसे सीरम कहा जाता है, और इसी सीरम को उपयोग किया जाता है बीमारियों की जांच करने में। ठीक, आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो फाइब्रिनोजिन प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर चोट लगने पर रक्त बहता है, तब फाइब्रिनोजिन प्रोटीन रक्त का थक्का जमाता है। विटामिन के जो है शरीर के बाहर चोट लगने पर रक्त बहता है, तब विटामिन के रक्त का थक्का जमाता है। और हिपेरिन जो है
हमारे शरीर के अंदर बहते हुए रक्त को जमने से रोकता है। ठीक, इन तीनों बातों पर आप विचार कीजिएगा। आगे देखते हैं रक्त कोशिका। रक्त कोशिका, जिसे हमने रुधिराणु के नाम से भी जाना, इसके अंतर्गत 3 चीज़ें आती है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। चलिए आगे हम इन तीनों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। RBC को कहा जाता है, इसका पूरा नाम होता है रेड ब्लड कार्पल्स। WBC का पूरा नाम होता है वाइट ब्लड कार्पल्स, जबकि यह जो है प्लेटलेट्स है। RBC को हिंदी में कहा जाता है लाल रक्त कणिका, WBC को कहा जाता है श्वेत रक्त कणिका। चलिए हम इसके कुछ अन्य नाम भी देख लेते हैं। तो RBC को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है, WBC को ल्यूकोसाइट कहा जाता है, जबकि प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। ठीक, आगे हम देखते हैं कि इनकी संख्याएं कितनी कितनी होती है। तो RBC की संख्या होती है 50 लाख, WBC की संख्या होती है 10 लाख, जबकि प्लेटलेट्स की संख्या होती है 2 लाख। इनके जीवन काल की बात करें तो RBC का जीवन काल होता है 120 दिन, WBC का जीवन काल होता है 3 से 4 दिन, जबकि प्लेटलेट्स का जीवन काल होता है 7 दिन। अब देखते हैं शरीर में इनकी सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है। तो सबसे अधिक मात्रा होती है RBC की और सबसे कम मात्रा होती है WBC की। जीवन काल की बात करें तो सबसे अधिक जीवन काल भी होता है RBC का और सबसे कम जीवन काल होता है WBC का। आगे हम महत्वपूर्ण नोट्स देख लेते हैं। रक्त में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित होता है प्लाज्मा वाला भाग, जैसे कि हमने पढ़ा था 2 भागों के बारे में, रक्त कोशिका और रक्त प्लाज्मा। तो प्लाज्मा जो है सर्वाधिक मात्रा में होता है और रुधिराणु वाले भाग में सर्वाधिक मात्रा में होता है RBC। यहाँ पर एग्ज़ाम में यहीं से प्रश्न दिया जाता है कि रक्त में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है, तो प्लाज्मा की, और जो RBC जो है वह रुधिराणु के अंतर्गत आता है। तो यदि कहा जाए रक्त कोशिका में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है, तो वह होती है RBC की। रुधिराणु में सबसे कम मात्रा होता है अर्थात कार्पल्स में, तो वह होता है WBC का। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, तो रक्त का जो हमें लाल रंग दिखाई देता है वह हीमोग्लोबिन प्रोटीन की उपस्थिति के कारण रक्त जो है लाल दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम RBC के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। तो RBC का आकार होता है गोल आकार, यह किनारे से उभरा हुआ होता है तथा बीच से चपटा होता है। ऊंचाई में जाने से RBC का आकार बढ़ जाता है, जैसे कि पर्वतारोहण के दौरान। RBC में लाइसोसोम नहीं पाया जाता, न ही इसमें केंद्रक पाया जाता है। यहाँ से हम केंद्रक के बारे में थोड़ी सी जानकारी देखते हैं। केंद्रक में ही RNA तथा DNA पाया जाता है, केंद्रक में ही DNA होता है, ये बात याद रखिए। तो RBC में DNA नहीं टेस्ट किया जा सकता क्योंकि इसमें केंद्रक ही नहीं होता। ठीक, जबकि DNA टेस्ट के लिए केंद्रक का होना आवश्यक है। अतः RBC से DNA टेस्ट नहीं किया जा सकता, ये बातें आप याद रखिए। रक्त कोशिका में 95% RBC की मात्रा होती है, जैसे कि हमने पढ़ा कार्पल्स वाले भाग, तो इसी कार्पल्स वाले भाग में जो है RBC की मात्रा 95% तक होती है। बाकी 5% भाग में होता है WBC और प्लेटलेट्स। आगे देखते हैं RBC की कमी से होने वाले रोग। RBC की कमी से होता है एनीमिया, इसे रक्ताल्पता भी कहा जाता है। हमारे ब्लड में RBC पाया जाता है, RBC में पाई जाती है हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन में पाया जाता है आयरन। ठीक, तो आयरन युक्त भोजन के सेवन करने से रक्त की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक, इसीलिए जिन्हें रक्त की कमी होती है उन्हें आयरन युक्त सिरप तथा टेबलेट दिया जाता है। RBC की कमी से पीलिया रोग भी होता है, ये बातें आप याद रखिए। चले आगे समझते हैं हम WBC के बारे में। तो इसका आकार अनिश्चित रहता है। RBC के बारे में हमने पढ़ा कि इसका आकार गोल होता है तथा बीच से चपटा होता है, जबकि WBC का आकार निश्चित नहीं होता। ठीक, इसका कार्य होता है रोगों से रक्षा करना। WBC में केंद्रक पाया जाता है अर्थात इससे DNA टेस्ट किया जाता है। ठीक, ये बातें एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आगे हम देखते हैं WBC के प्रकार के बारे में।
WBC अनेक प्रकार से मिलकर बनी होती है, लेकिन मुख्यतः हम देखते हैं एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट के बारे में। तो चलिए देखते हैं इन तीनों के कार्यों के बारे में। तो एंटीबॉडी का कार्य होता है बीमारी की पहचान करना, जबकि लिम्फोसाइट बीमारियों से लड़ता है तथा उसे लड़कर समाप्त कर देता है। लिम्फोसाइट भी दो प्रकार के होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। आगे हम देखते हैं मोनोसाइट। मोनोसाइट जो है मरे हुए जीवाणु या फिर वायरस या बीमारी है, उसे मोनोसाइट एकत्रित करता है तथा उसका भक्षण करता है, उसे खा जाता है, समाप्त कर देता है। ठीक, तो इन तीनों के कार्यों को याद रखिए। बीमारी की पहचान किसके द्वारा होती है? एंटीबॉडी के द्वारा। पहचान एंटीबॉडी कर लिया, उसके बाद यह लिम्फोसाइट को संकेत देता है, तब लिम्फोसाइट जो है बीमारी को समाप्त कर देता है। समाप्त होने के बाद वह मरे हुए जो जीवाणु है वह किस में जाएगा? मोनोसाइट में। ठीक, ये बातें आप याद रखिए। WBC की कमी से होता है रक्त कैंसर, जिसे ल्यूकेमिया भी कहा जाता है। आगे समझते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स इसका आकार होता है उत्तल लेंस की तरह होता है तथा इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता, अर्थात प्लेटलेट्स से भी DNA टेस्ट नहीं किया जा सकता। तो DNA टेस्ट के बारे में केवल WBC ही सही है। WBC से ही हमारा DNA टेस्ट किया जा सकता है रक्त की बात करें तो। आगे देखते हैं, शरीर को शक्ति प्रदान करता है प्लेटलेट्स। अगर शरीर में प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो जाती है तब व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा थकान महसूस करता है तथा उसे दिन भर नींद लगने जैसी समस्याएं होने लगती है। आगे देखते हैं, प्लेटलेट्स डेंगू होने से इसकी मात्रा शरीर में घट जाती है। ठीक, डेंगू एक रोग है, इसके होने से प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो जाती है। तो इसकी मात्रा बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो प्लेटलेट्स की मात्रा बढ़ाने के लिए गिलोय के तथा एलोवेरा के जूस का सेवन करना चाहिए। इसके साथ ही साथ बकरी का दूध सेवन करने से प्लेटलेट्स की वृद्धि होती है। फलों का सेवन करने से भी प्लेटलेट्स की मात्रा बढ़ती है, जिससे डेंगू होने के खतरा कम हो जाता है। ठीक, आगे हम देखते हैं RBC, WBC और प्लेटलेट्स के बारे में कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को। तो RBC का मुख्य कार्य होता है रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन करना। WBC का मुख्य कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखना तथा घावों को भरने में सहायक होता है। यदि हमें चोट लगती है तो हमारा घाव जो है तेज़ी से भर जाता है, वह किसके कारण होता है? तो वो WBC के कारण होता है। आगे देखते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है चोट लगने पर रक्त के बहाव को कम करता है, अर्थात रोक देता है। अगली वीडियो में हम देखेंगे रक्त के थक्का जमने के बारे में। इस वीडियो में फ़िलहाल बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।